लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर एक सफाई कर्मी काम कर रहा था। वो देखता है कि वहीं पर बेंच पर एक 65 से 70 साल की उम्र की महिला बैठी हुई है। वो काफी हैरान और काफी परेशान है। वो बार-बार सीढ़ियों की तरफ देख रही है। वो किसी के आने का इंतजार कर रही होती है। उसके चेहरे को देखने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि वो काफी परेशान है। कभी अपने बेंच से उठ करके प्लेटफॉर्म की तरफ इधर-उधर घूमती है, कभी सीढ़ियों की तरफ देखती है और बार-बार मायूस होकर के जाकर के उसी बेंच पर बैठ जाती है। जब वो सुबह काम करने के लिए वो सफाई कर्मी आया था, तब भी वो महिला उसी बेंच के ऊपर बैठी थी और अब इस समय तकरीबन 10-11 बज रहा था। इस समय भी उसी जगह पर बैठी हुई थी। जब इतने देर तक उसे वहां पर बैठे हुए वो सफाई कर्मी देखता है, तो काफी परेशान होता है। अब उस महिला को बार-बार वो देखता है, महिला के हाव-भाव को देखता है, महिला काफी परेशान होती है। तभी वो महिला के पास जाता है और कहता है, माता जी, आप काफी परेशान दिख रही हैं। आपको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? क्योंकि जब मैं सुबह आया था यहाँ पर काम करने के लिए, तब भी देखा आप इसी बेंच पर बैठी हुई थी और अब तकरीबन मेरे आने के बाद 3-4 घंटे हो चुके हैं, तब भी आप यहीं पर बैठी हुई हैं। आपके पास कोई भी नहीं आया, आपको देखने के लिए कोई नहीं आया है, आपसे बातें करने के लिए कोई नहीं आया है। आप बार-बार हैरान और परेशान होकर के सीढ़ियों की तरफ देख रही हैं, कभी प्लेटफॉर्म के ऊपर इधर-उधर देख रही हैं। मैं काफी देर से जजमेंट कर रहा हूँ कि आप बहुत ही परेशान हैं। अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो आप मुझे बता सकती हैं। तभी वो महिला उसके तरफ देखती है और कहती है, बेटा, परेशान तो हूं मैं, क्योंकि मेरा बेटा मुझे लेकर के यहाँ पर आया था। यहाँ से वो मुझे मुंबई लेकर के जा रहा था, लेकिन 2-3 घंटे हो गए और बेटा जा गया यहाँ से और बोल करके गया कि माँ मैं अभी तुरंत आ रहा हूँ, और इसी सीढ़ियों से ऊपर चढ़ करके वो गया था, लेकिन अभी तक वो आया नहीं। बार बार इसीलिए मैं उन सीढ़ियों की तरफ देख रहा हूँ और बार बार अपने बेटे के आने का इंतजार कर रही हूँ। वो सफाई कर्मी माता जी को देखता है और कहता है, माँ जी, इतने देर तक अगर आपका बेटा नहीं आया तो मुझे तो लगता है कि आपका बेटा नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर प्लेटफॉर्मों पर हर 2-3 दिनों के बाद देखते हैं कि कोई ना कोई अपनी माँ को छोड़ करके चला जाता है, कोई अपने पिता को छोड़ करके चला जाता है। यहाँ पर अक्सर ऐसी चीजें होती रहती हैं। मुझे भी कुछ ऐसा ही अंदाजा लग रहा है। जब ये बातें वो सफाई कर्मी बोलता है, तो माँ गुस्सा हो जाती है और कहती है, ऐसा मत सोचो, मेरा बेटा मुझे बहुत प्यार करता है। मुझे अब वो मुंबई लेकर के जा रहा है, नया घर खरीदा है, वो एक बहुत बड़ी कंपनी में बहुत बड़ा पोस्ट पर है। वो मुझे मुंबई लेके जाने वाला है। वो अभी आएगा, कहीं ना कहीं फंस गया होगा, वो आने वाला ही होगा। तुम ऐसे मत बोलो किसी को भी, और अगर तुम ज्यादा ही मेरे हिमायती हो तो थोड़ा जा करके अगल बगल में पता करो कि कहीं अगर इधर उधर है तो उसे ढूंढ करके ले आओ। वो सफाई कर्मी कहता है, ठीक है माँ जी, मैं कोशिश करता हूँ, अगर कोई आपका बेटा अगर इधर उधर कहीं होगा तो मैं ढूंढूंगा, लेकिन इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर इतने लोगों के बीच में आपके बेटे को मैं कैसे ढूंढूंगा? मुझे तो पता भी नहीं है कि आपके बेटे की शक्ल कैसी है। तभी वो माँ कहती है, ठीक है, आप जाइए और अपना काम करिए, मैं यहाँ पर बैठ करके अपने बेटे का इंतजार कर रही हूँ। वो जरूर थोड़ी देर में कहीं न कहीं से आ ही जाएगा। किसी न किसी काम में व्यस्त हो गया होगा। सफाई कर्मी वहां से, जिसका नाम कृपाशंकर था, कृपाशंकर वहां से चला जाता है और अपने काम में व्यस्त हो जाता है, और काम में वो व्यस्त हो जाता है और फिर माँ जी के पास नहीं आ पाता है। जब शाम को उसे घर जाने का समय होता है और वहां से निकल रहा होता है, तभी देखता है कि माँ वहां पर वैसे ही बैठी हुई थी। उस माँ जी का नाम उनके पास जाता है और बैठता है और उनका नाम पूछता है कि आपका नाम क्या है माँ जी? तो बताती हैं कि मेरा नाम कौशल्या देवी है। फिर उनके पास बैठ करके कहता है, माँ जी, मैं आपके पास दोपहर में भी आया था, उस टाइम भी आप ऐसे ही बैठी हुई थी। सुबह मैं जब आया तब भी आपको देखा, आप ऐसे ही बैठी हुई हैं। अभी मैं जब घर जा रहा हूँ तब भी देख रहा हूँ मैं, आप यहीं पर ऐसी ही बैठी हुई हैं। मैं उसी समय आपको बोला था कि आपका बेटा आपको छोड़ करके चला गया, लेकिन आप मेरी बातें नहीं मान और आप ऐसी ही बैठी हुई हैं। उसके बावजूद भी उस माँ का अपने बेटे के ऊपर भरोसा था। वो कहती है, नहीं बेटा, मेरा बेटा कहीं ना कहीं फंस गया होगा, वो जरूर यहाँ पर आ जाएगा। तभी वो कहता है कि माँ जी आइए, आपको कुछ खिला पिला दूं, आपने कुछ खाया पिया नहीं होगा। तभी वो कौशल्या देवी कहती है, नहीं बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हें कि तुमने मुझे खाने के लिए पूछा है, लेकिन मुझे अभी कुछ खाना नहीं है, क्योंकि मैं इधर उधर कहीं चली जाऊंगी और बाई चांस मेरा बेटा यहाँ आ गया, मुझे नहीं देखेगा तो काफी वो परेशान होगा, काफी वो दिक्कत में हो जाएगा, इसलिए मुझे यहीं रहने दो, तुम जाओ यहाँ से। तो उसके बाद वो जो सफाई कर्मी होता है कृपा शंकर, वो माँ जी से कहता है, माँ जी, इतनी ठंड है, मैं देख रहा हूँ कि आप ठंड से कांप रही हैं, और अभी जैसे जैसे शाम होता जाएगा, जैसे जैसे अंधेरा होता जाएगा, ठंड और बढ़ती जाएगी,
आप कैसे यहाँ पर बैठी रहेंगी? अभी यहाँ पर आरपीएफ वाले आएंगे, वो भी आपसे पूछने लगेंगे, वो भी आपको परेशान करने लग जाएंगे। आप कब तक अपने बेटे का इंतजार करेंगी? आप चलिए ना मेरे साथ, मेरे घर में, मेरा बगल में ही घर है, यहीं पर मेरा रूम है, चलिए मैं आपको घर ले चलता हूँ। फिर अगर बेटे को देखना होगा तो सुबह फिर मेरे साथ आ जाइएगा। तभी वो बूढ़ी माँ, जिनका नाम कौशल्या देवी होता है, वो कहती है, नहीं बेटा, तुम जाओ, मेरा बेटा, मुझे भरोसा है कि मेरा बेटा कहीं न कहीं से शाम तक या रात तक यहाँ पहुंच ही जाएगा। वो कहीं न कहीं इंगेज हो गया होगा, कहीं न कहीं बिजी हो गया। दोस्तों, जो माँ होती है ना, उसे अपने बेटे के ऊपर भरोसा ऐसे ही रहता है। इतना लेट होने के बाद भी उस माँ को भरोसा था कि उनका बेटा जरूर आएगा उन्हें लेने के लिए। सुबह लेकर के बेटा आया था, ये कह करके कि मैं माँ तुम्हें मुंबई ले चलूंगा, मुंबई की ट्रेन है, लेकिन शाम होने वाली होती है, अंधेरा होने वाला होता है, लेकिन वो बेटा अभी तक नहीं आया था। लेकिन वो जो माँ थी, वो अभी भी उस बेटे के भरोसे में बैठी हुई थी कि मेरा बेटा जरूर आएगा मुझे लेकर के जाने के लिए। लेकिन शाम हो जाता है, अंधेरा होने लगता है, लेकिन बेटा नहीं आता है। तभी वो सफाई कर्मी कहता है, माँ जी, आपको ठंड लग रही है, मेरे पास एक चद्दर है, मैं आपको एक चद्दर दे देता हूँ। आप नहीं जाएंगी, मुझे पता है, आप मेरे साथ नहीं चलेंगी। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि मेरे साथ चलती, लेकिन आप नहीं जाना चाहती हैं। तो ये चद्दर ले लीजिए, ये शॉल ले लीजिए, इसको ओढ़ लीजिए, नहीं तो आपको ठंड लग जाएगी। वो सफाई कर्मी कृपा शंकर उनको अपना शॉल जो अपने पास ओढ़ा हुआ था, वो माता जी को दे देता है और माता जी को अच्छे से ओढ़ा देता है और कहता है, माँ जी यहाँ पर बैठे रहिए। अपना एक दोस्त जिसकी ड्यूटी रात को होती है, उसको बता करके जाता है कि माँ जी का ख्याल रखना, देख लेना माँ जी का, अगर इनका बेटा आ जाता है तो उसके साथ चली जाएंगी। और इतना कह करके और वहां से वो चला जाता है। वो घर जाता है तो अपनी पत्नी को सारी चीजें, उसकी पत्नी का नाम तारा देवी होता है, अपनी पत्नी तारा देवी को सारी चीजें बताता है कि देखो ना, ऐसी ऐसी चीजें हुई थी। आज सुबह जब मैं ड्यूटी गया था तो एक 65 से 70 साल की बुजुर्ग महिला वहीं पर प्लेटफॉर्म पर बैठी हुई थी, अपने बेटे के आने का इंतजार कर रही थी और शाम तक इंतजार कर रही थी, उनका बेटा नहीं आया। मैं माँ जी को घर ले आने के बारे में भी सोच रहा था, लेकिन वो आने के लिए तैयार नहीं हुई, बिल्कुल मना कर दी। उन्हें अभी भी भरोसा था कि उनका बेटा जरूर आ जाएगा, लेकिन मुझे जहां तक आइडिया है कि वो बेटा उनको छोड़ करके चला गया है, वो अब कभी नहीं आएगा। जब अपनी पत्नी को सारी चीजें वो बताता है तो उसकी पत्नी भी कहती है, हाँ जी, आजकल ऐसे ही बेटे हो रहे हैं, अपनी माँ को, अपने पिता को ऐसे ही छोड़ करके चले जा रहे हैं, वो जरूर नहीं आएगा, आप सच बोल रहे हैं। और यही कहते करते दोनों पति पत्नी खाना खाते हैं और खाना खा करके सो जाते हैं। इधर तारा देवी ठंड के मारे बिल्कुल सिकुड़ रही थी, इतनी ठंड लग रही थी कि वो उस व्यक्ति को याद कर रही थी, उस कृपा शंकर को याद कर रही थी कि अगर वो कृपा शंकर उनको चद्दर दे करके नहीं गया होता तो शायद वो 1-2 घंटे में ही ठंड के मारे मर गई होती। उस उसको बार बार धन्यवाद दे रही थी, कह रही थी कि ये इस बेटे ने आकर के जो चद्दर दे दिया, इसकी वजह से मेरी जान बची है। वहीं पर वो सीट पर बैठे हुए और अपने बेटे का आने का इंतजार कर रही थी। ऐसे ही पूरी रात बैठे रह जाती है, कुछ भी नहीं खा पी पाती हैं, क्योंकि उनको खाने पीने के लिए उनके पास पैसे भी नहीं है, और भूखी प्यासी उसी सीट के ऊपर बैठी रहती हैं, अपने बेटे के आने का इंतजार कर रही होती हैं। बीच में आरपीएफ वाले 1-2 बार आते हैं और पूछते हैं, माँ जी, आप यहाँ किस लिए बैठी हैं? तो कहती हैं कि मेरा बेटा आने वाला है, अभी कहीं गया है, मुझे मुंबई जाना है, इसलिए यहाँ पर बैठा करके गया है। आरपीएफ वाले उनको देखते हैं और देखने के बाद, उनसे बातें करने के बाद चले जाते हैं और सोचते हैं कि इनका बेटा कहीं इधर उधर प्लेटफॉर्म वगैरह पे गया होगा, कोई टिकट वगैरह लेने के लिए गया होगा, वो आ जाएगा, इनको लेकर के जाएगा। और फिर आरपीएफ वाले चले जाते हैं और वैसे ही वो पूरी रात उस बेंच के ऊपर ही बैठे बैठे उस ठंड में सिकुड़ करके और पूरी ठंड काटते हैं। सुबह जब दोबारा कृपा शंकर ड्यूटी पर आता है तो देखता है कि माँ जी उसी बेंच के ऊपर बैठी हुई है, वैसे ही ठंड में सिकुड़ रही है, कांप रही है, लेकिन बेंच पर बैठी हुई है। वो तुरंत उनके पास आता है और कहता है, माँ जी, आप यहीं पर बैठी हुई हैं अभी तक, आपका बेटा आया नहीं क्या? तो माँ जी की आंखों से आंसू बहने लग जाता है और कहती है, नहीं बेटा, मेरा बेटा तो अभी तक आया नहीं, मैं पूरी रात उसका इंतजार करती रही, लेकिन वो अभी नहीं आया यहाँ पर। और इतना कहते कहते वो रोने लगती हैं और कृपा शंकर अपना जो काम होता है वो काम में लग जाता है। और जब अभी काम ही कर रहा होता है तभी उसको एक आवाज सुनाई देती है, लोगों की चिल्लाने की आवाज आती है। लोग वहां पर भीड़ लगा चुके थे उसी बेंच के पास, क्योंकि वो जो महिला होती है वो वहीं पर बेंच से गिर गई होती है, वो बेहोश हो गई होती है। कौशल्या देवी को जब बेहोश हो जाती है, वहां पर लोग भीड़ लगा लेते हैं। वहीं पर प्लेटफॉर्म से जो डॉक्टर होता है उसको बुलाया जाता है और वो डॉक्टर आकर के जब उनको चेक करता है तो कहता है कि चिंता करने की ज्यादा कोई जरूरत नहीं है, ये भूख के मारे इन्होंने कुछ खाया पिया नहीं है, इसलिए ये बेहोश हो गई है। कृपा शंकर वहां पर आता है
और माँ जी के पास बैठता है, माँ जी को उठाता है, माँ जी के सिर को सहलाता है। और जब वो होश में आ जाती हैं तो कहता है, माँ जी आपको मैं उसी टाइम कह रहा था कि मेरे साथ घर चलिए, लेकिन आप नहीं गई। अब अपनी हालत देख रही है ना, मैं उसी टाइम आपको बोला था कि आपका बेटा आपको छोड़ करके भाग चुका है, वो चला गया आपको यहीं पर छोड़ करके, लेकिन आपको अपने बेटे के ऊपर भरोसा था, मेरी बातों को आपने नहीं माना। अब अपनी हालत देख रही है ना, अब आपने कुछ खाया भी नहीं होगा। तभी कौशल्या देवी कहती है, नहीं बेटा मैंने कुछ भी नहीं खाया। वो तुरंत जाता है कैंटीन में और कैंटीन से उनके लिए खाने पीने की चीजें लेकर के आता है, माँ जी को देता है, कहता है कि पहले ये खाइए। पानी की बोतल ले आता है, उनको पिलाता है, उनको अच्छे से खिलाता है। और जब खिला पिला करके उनको सही कर देता है, तब कहता है, माँ जी अब आप आराम से बैठे रहिए, मैं थोड़ी देर में आपके लिए चाय भी लेकर के आऊंगा। और थोड़ी देर में चाय लेकर के आता है और अपने काम में बिजी हो जाता है। जब काम में वो बिजी होता है तो उसको पता ही नहीं चलता है कि माँ जी किधर गई, क्योंकि वो सोचता है कि अब तो दिन हो गया है, अब माँ जी यहाँ से उठ करके अपने घर जरूर चली जाएंगी। लेकिन इसी चीज में वो सोच ही रहा होता है और अपने काम में बिजी रहता है। और सुबह से शाम हो जाता है। जब शाम हो जाता है तो वो उसको याद आता है कि अरे माँ जी को मैं बैठा करके आया था। वो भाग करके आता है तो देखता है उस बेंच के ऊपर वहां पर माँ जी थी ही नहीं। तो उसके दिमाग में आता है कि अब हो सकता है कि माँ जी अपने घर चली गई है। उसके बाद जब धीरे धीरे हल्की हल्की अंधेरा होने लग जाता है और वो अपने घर को जाने लगता है, तभी देखता है कि बाहर, स्टेशन के बाहर, एक बूढ़ी औरत खड़ी है और उसके आगे पीछे कुछ कुत्ते वगैरह भौंक रहे हैं और वो कुत्तों से अपने आप को बचाने के लिए उन कुत्तों को पत्थर मार रही है। जब रात के हल्के हल्के अंधेरे में जब उस महिला की तरफ उसकी नजर जाती है तो वहीं पर वो ठिठक जाता है। वो देखता है कि वो महिला कोई और नहीं, कौशल्या देवी ही थी। और कौशल्या देवी के जब नजदीक जाता है तो कहता है, माँ जी आप यहाँ पर कैसे? वो कुत्तों को एक डंडा उठा करके कुत्तों को मार करके भगाता है और कौशल्या देवी को वहां से उठा करके उनको लेकर के आके स्टेशन के पास एक सीट के ऊपर बैठाता है बगल में और कहता है, आप यहाँ कैसे? मैं तो सोच रहा था आप अपने घर चली गई। तो कौशल्या देवी रोने लगती हैं, फूट फूट करके रोने लगती हैं और कहती हैं, बेटा मैं अब किस घर जाऊं? मेरा घर तो मेरे बेटे ने बेच करके और सारा पैसा लेकर के मुंबई भाग गया। जब वो मुंबई से यहाँ आया था तो मुझे कहा था कि माँ ये घर बेच देते हैं, अब यहाँ तुम अकेले रहती हो और मैं मुंबई में इतने आलीशान बंगले में रहता हूँ, इतनी बड़ी नौकरी करता हूँ, यहाँ पर तुमको इस टूटी फूटी यहाँ पर घर में रखने से मुझे अच्छा नहीं लगता है। इस घर को बेच दो और हम लोग मुंबई में दोनों आदमी चल चलते हैं। वहां तुम्हारी बहू, तुम्हारे नाती पोते सब वहां पर हैं, तुम वहां मेरे साथ चल चलो। और मेरे बेटे ने मेरा घर वगैरह सब कुछ बिकवा दिया और बिकवा करके मुझे साथ में लेकर के जा रहा था और मुझे यहाँ पर छोड़ करके चला गया। तो मैं अब किसके घर जाऊं, कहाँ जाऊं? इसलिए मैं इधर उधर चक्कर काट रही हूँ। तभी वो कृपा शंकर अपनी पत्नी तारा को फोन करता है और कहता है, देखो ना ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं यहाँ पर। एक बूढ़ी माता जी हैं, काफी लाचार हैं, उनके बेटे ने उनको छोड़ करके यहाँ पर और ऐसे चला गया। इतनी ठंड है, ठंड में बेचारी ऐसे सिकुड़ रही हैं, उनके पास न ओढ़ने के लिए कुछ है, न पहनने के लिए, न खाने के लिए पैसे हैं। वो तो ऐसे एक दो दिन में मर जाएंगी। मैं नहीं चाहता हूँ कि ये मरे, क्योंकि मैं अपने पैसे की कमी की वजह से मैं अपनी माँ को नहीं बचा पाया और मैं इनको अब खोना नहीं चाहता हूँ। अगर इनको मैं ऐसे छोड़ करके आ जाऊंगा तो मैं अपने आप को कभी जीवन भर माफ नहीं कर पाऊंगा। इसलिए तुम क्या कहती हो? मैं तो चाहता हूँ कि इनको अपने साथ ही घर लेकर के आऊं। तो उसकी पत्नी जो तारा देवी होती है वो भी काफी अच्छी होती है, काफी संस्कारी महिला होती है। वो कहती है कि फिर क्या सोच रहे हैं आप? अब जब आपने डिसाइड कर ही लिया है कि इनको घर लाना है तो बिल्कुल लेकर के आइए, माँ जी को ले आइए। जिस तरह हम लोग गरीबी में दो बच्चों को और हम दोनों अपने आप को चार आदमी का जिस तरह से हम खाना पीना कर रहे हैं, वैसे एक बूढ़ी माता जी का भी कर लेंगे। क्या खाएंगी वो? सुबह शाम दोपहर मिला के दो चार रोटियां खाएंगी और क्या उनको खाना है? पूरे 6 महीने साल भर में एक साड़ी पहनेंगी और उनका क्या खर्चा है? लेकर के आइए। एक माँ चाहिए हमें भी, एक बुजुर्ग व्यक्ति हमारे भी घर में चाहिए। उसी का आशीर्वाद अगर हम लोग को मिलता रहेगा तो हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। आप बिल्कुल मत सोचिए, उनको लेकर के आइए। जब ये अपनी पत्नी की बातें सुनते हैं, कृपा शंकर जब सुनते हैं तो तुरंत माता जी से कहते हैं, माँ जी मेरे साथ चलिए और हम मेरे घर पर रहिए, आप ऐसे कहाँ घूमेंगे इधर उधर? कौशल्या देवी कहती हैं, बेटे तुम मुझे कहाँ लेकर के जाओगे? तुम लोग खुद परेशान हो जाओगे, हमको छोड़ दो अपनी किस्मत पर। मुझे इधर उधर जैसे भी मुझे जिंदगी काटना होगा, जितने दिन कटेगी कटेगी, नहीं तो जिंदगी खत्म हो जाएगी। तुम परेशान मत हो, तुम जाओ। तुमने कल से मैं देख देख रही हूँ, तुम मेरे लिए बहुत परेशान हो, अब बस छोड़ दो मुझे ऐसे ही।
जीने दो, जैसे भी जिंदगी जिंदा रखी है उसी हिसाब से मुझे जीने दो। कृपा शंकर की आंखों से आंसू बहने लग जाता है और कहते हैं, माँ तुम मेरी माँ के बराबर ही हो ना, मैं तुम्हें ऐसे मरने के लिए कैसे छोड़ सकता हूँ, मैं तुम्हें लेकर के ही जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाएगा। अगर तुम मुझे अगर बेटा अपना समझती हो तो तुमको मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। कौशल्या देवी जब ये बातें सुनती हैं तो उन्हें अपना बेटा याद आने लगता है और सोचने लगती हैं कि देखो, वो एक बेटा जिसको मैंने पैदा किया, जिसको 9 महीने अपनी कोख में रखा और उसने इस तरह से ठंडी में यहाँ पर मरने के लिए छोड़ दिया, और एक ये बेटा है जिससे कोई भी रिलेशन नहीं है, कोई भी जान पहचान नहीं है। कल शाम को भी जब गया था तो अपना चद्दर दे करके गया था, एक गरीब व्यक्ति अपना चद्दर मुझे ओढ़ने के लिए दे दिया था, और आज मुझे घर लेकर के जा रहा है। अगर ये आज नहीं होता तो या तो मुझे कुत्ते खा जाते या मैं ठंड में मर गई होती। फिर वो कहती है, ठीक है बेटा, जैसा तू चाहता है, अगर तू लेकर के जाना चाहता है तो चल, मैं तेरे साथ चलती हूँ। उसके बाद कृपाशंकर उन बूढ़ी महिला को अपने घर लेकर के आता है। जब घर लेकर के आता है तो उसकी पत्नी तारा देवी बहुत खुश होती है, माँ जी को पकड़ करके और बिस्तर के ऊपर ले आती हैं, उनके पैर को धुलाई करती हैं, हाथ धुलाई करती हैं, उनका मुंह धुलाई करती हैं, और उसके बाद उनको खाने पीने के लिए चीजें ले आती हैं। उनको अच्छे से खूब पानी गर्म करके अच्छे से नहलाती धुलाती हैं, कपड़े पहनाती हैं, उनके बालों को संवारती हैं, और काफी हंसी खुशी से माता जी का सेवा सत्कार करती हैं। रात को सोते समय माता जी के पैरों को दबाती हैं, उनके सिर पे तेल मालिश करती हैं, क्योंकि कृपा शंकर ने उन्हें बताया था कि ये पूरी रात ये काफी परेशान रहे हैं। उसके बाद कृपा शंकर और उनकी पत्नी तारा देवी दोनों मिलकर उनका हाथ पैर पूरी शरीर को दबाते हैं, मालिश करते हैं और खूब सेवा करते हैं उस दिन। उसके बाद जब तारा देवी ये देखती हैं तो उनकी आंखों से आंसू बहते रहते हैं और सोचती रहती हैं कि आज तक जिस बेटे को मैंने पैदा किया, जिस बहू को मैंने शादी करके अपने घर ले आई, बेटे बहू ने तो मुझे कभी ऐसा सेवा नहीं किया जो एक अनजान बेटे और बहू कर रहे हैं। तारा देवी बहुत खुश होती हैं। खाना पीना दोनों पति पत्नी और उनके दोनों बच्चे और ये कौशल्या देवी सब मिल करके एक जगह बैठ करके बड़ी हंसी खुशी से खाते हैं। एक दो दिन के बाद जो कौशल्या देवी उस परिवार के साथ बिल्कुल घुल मिल जाती हैं, काफी इज्जत उन्हें दिया जाने लगा है, काफी प्यार करने लगे थे लोग, बैठते हैं घंटों घंटे तक काफी हंसी खुशी से बातें करते हैं। दूसरे दिन जब वो ड्यूटी के लिए कृपा शंकर चला जाता है और दोनों बच्चे जब पढ़ने के लिए स्कूल चले जाते हैं तो घर में कौशल्या देवी और तारा देवी दोनों रहते हैं। दोनों एक दूसरे के बारे में बातें करते हैं। कौशल्या देवी जब अपनी पूरी कहानी तारा देवी को बताती हैं तो तारा देवी अपने मुंह पर हाथ रख लेती हैं और कहती हैं कि देख, ऐसा भी बेटा होता है क्या? ऐसे भी बेटे और बहू आज के जमाने में हैं जो अपनी माँ को इतना कष्ट देते हैं। और तारा देवी भी अपनी सारी चीजें कौशल्या देवी को बताते हैं। अब दोनों सास और बहू के अंदर बहुत प्यार होता था, दोनों काफी हंसी खुशी रहते हैं। कुछ दिनों के बाद कौशल्या देवी अपने बेटे कृपा शंकर से कहती हैं कि देखो बेटा, मैं भी चाहती हूँ कि तुम्हारा कुछ मदद करवाऊं, कुछ काम करूं तुम्हारे साथ। तभी कृपा शंकर कहता है, माँ तुम आराम करो ना, तुम्हारा बेटा जिंदा है ना, तुम्हें खिलाने के लिए मैं काफी हूँ। या अगर तुम्हारा भी बेटा होता तो तुम ऐसे ही काम करते क्या? तुम इसका मतलब मुझे पराया समझ रही हो? जब ये सारी बातें जब सुनती हैं कौशल्या देवी तो उनकी आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं और वो चुप हो जाती हैं, अपनी गर्दन नीचे कर लेती हैं। तभी वहां तारा देवी कहती हंसने लगती हैं और कहती हैं, देखी, मुझे पता था ना, मैं आपको पहले ही बोली थी कि आप बेटे को एक बार कह कर देख लीजिए। आप हमसे कह रही थी ना कि मैं कुछ काम करूंगी, कुछ काम करूंगी। मुझे पता था कि आपका बेटा आपको काम नहीं करने देगा। और उसके बाद तारा देवी हंसने लगती हैं और बेटे बहू और सारे लोग थोड़ी देर के बाद बैठ करके अच्छे से खाना खाने लगते हैं। अब घर की जितनी भी जिम्मेदारियां जो एक बुजुर्ग व्यक्ति करता है वो सारी चीजें अब वो कौशल्या देवी निभाने लग जाती हैं। अब तारा देवी भी काफी अपने आप को फ्री स्टाइल में महसूस करती हैं। बच्चों को स्कूल ले जाना हो या बाहर से जो सब्जियां वगैरह लाना हो, कौशल्या देवी अपने टहलते टहलते चली जाती थी और सब लेकर के आती थी। अब घर में काफी सुख समृद्धि होने लग जाता है, घर वाले लोग काफी खुशी पूर्वक रहने लग जाते हैं। ऐसे ही जब एक दिन सब्जी लेने के लिए वो जाती हैं तो वहां पर एक लॉटरी टिकट बेचने वाला माइक लगा करके और लॉटरी टिकट बेच रहा होता है। उसके पास जाती हैं और उससे पूछती हैं, भाई ये क्या बेच रहे हो? तो कहता है कि माँ जी, ये लॉटरी टिकट है, 20 रुपए का एक टिकट है, आप इस टिकट को लेंगी, ये 5 करोड़ रुपए, अगर आपका किस्मत अच्छा होगा तो 5 करोड़ रुपए आपका लॉटरी निकल सकता है। जब ये बातें सुनती हैं तो उससे 20 रुपए की वो टिकट ले लेती हैं और कहती है, इसका पता कैसे चलेगा रिजल्ट? तो कहता है, जब पूरी इसका डेट फिक्स हो जाएगा, किस दिन इसका अनाउंस होना है, किस दिन इसका रिजल्ट निकलना है, तो
टीवी के ऊपर इस चैनल पर आपको ये सारी चीजें दिखाई जाएगी। वो चैनल का नाम लिख करके माता जी को दे देता है और उनको टिकट दे देता है। अब इसके बाद 4-5 दिनों तक लगातार जब वो जाती हैं सब्जी लेने के लिए, तो एक टिकट खरीद करके जरूर ले आती है। 20-20 रुपए का टिकट लेकर के खरीद के आते हैं। 5-6 दिनों तक वो टिकट डेली डेली खरीद करके ले आती हैं और ले आकर के अपनी बहू तारा देवी को देती है। कहती है कि ये टिकट बहू संभाल करके रखना, ये कुछ दिनों के बाद इसका रिजल्ट अनाउंस होगा तो उस दिन निकाल करके तुम देना। ये टीवी में इस चैनल पर वो पर्ची दिखाती हैं, कहती हैं कि ये पर्ची इसको रखो, इस चैनल पर ये दिखाया जाएगा इसका रिजल्ट। तारा देवी हंसने लगती हैं, कहती हैं अरे माँ जी, ये सब चीजें सब अफवाह है, झूठ है, ये सब चीजें नहीं होता है, कुछ नहीं मिलने वाला है, आप परेशान हो रही हैं बेकार का। चलिए आपकी मर्जी, अगर आप लाई हैं तो कोई बात नहीं, मैं संभाल करके रख देती हूँ। और वो संभाल करके रख देती है। कुछ दिनों के बाद उसका अनाउंसमेंट का डेट आता है और जिस दिन रिजल्ट अनाउंस होने वाला होता है, और ये लोग अपने पति को नहीं बताती हैं, तारा देवी अपने पति को नहीं बताती हैं। कौशल्या देवी बोलती हैं तारा देवी से कि उसको नहीं बताना, अभी कृपा शंकर को कुछ भी नहीं बताना, हो सकता है कि नहीं निकले, और नहीं निकलेगा तो हम लोग चुपचाप बैठ जाएंगे, नहीं तो वो भी भरोसा करेगा कि निकलेगा निकलेगा, और नहीं निकलेगा तो वो दुखी हो जाएगा, इसलिए उसको नहीं बताएंगे। जब अगर निकल जाएगा तभी उसको बताएंगे। और जब जिस दिन रिजल्ट अनाउंस होने वाला होता है, सुबह से ही जैसे ही कृपा शंकर ड्यूटी पर चला जाता है, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, ये लोग अपना टीवी लगा करके उस चैनल को खोल करके और बैठ जाते हैं और देखने लग जाते हैं। अपने चारों पांचों टिकट जो होता है उसको सामने, उसका नंबर वगैरह सब सामने लेकर के रख लेते हैं और बैठ जाते हैं। दोनों सास और बहू देखने लग जाते हैं। अनाउंस होने लग जाता है। 3 प्राइज अनाउंस होना था, थर्ड, सेकंड और फर्स्ट। थर्ड प्राइज जो था वो 50,000 का था, सेकंड प्राइज जो था 1 करोड़ का था, और जो थर्ड प्राइज था वो 5 करोड़ रुपए का था। फर्स्ट प्राइज जो था वो 5 करोड़ रुपए का था, सेकंड प्राइज जो था 1 करोड़ रुपए का था, और जो थर्ड प्राइज था वो 50 लाख रुपए का। अनाउंसमेंट तीसरे नंबर से शुरू होता है। थर्ड प्राइज पहले अनाउंस किया जाता है 50 लाख वाला, तो उसमें इनका नाम नहीं आता है। फिर ये लोग इंतजार करते हैं। थोड़ी देर के बाद जब सेकंड प्राइज अनाउंस होता है 1 करोड़ रुपए वाला, उसमें भी इनका नाम नहीं आता है। और जब थर्ड प्राइज अनाउंस होता है 5 करोड़ रुपए वाला, उसमें भी इनका जब नाम नहीं आता है, तो दोनों लोग काफी दुखी होते हैं। उस टिकट को उठा करके तारा देवी फाड़ करके अभी फेंकने ही वाली होती है, तभी टीवी में जो अनाउंसर होता है फिर से अनाउंस करता है कि सॉरी, बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी भूल हो गई। जो अभी अनाउंसमेंट हुआ है फर्स्ट प्राइज का, वो मिसअंडरस्टैंडिंग और की वजह से गलत नंबर अनाउंस हो गया है। अभी जो सही नंबर है ये है फर्स्ट प्राइज वाला, और उस नंबर को जब मिलाया जाता है तो वो नंबर कौशल्या देवी का ही होता है। कौशल्या देवी का 5 करोड़ रुपए का जो प्राइज था, जो लॉटरी था, वो निकल चुका था। दोनों सास और बहू उछल पड़ते हैं उसको देखने के बाद, कूद पड़ते हैं और खुशी का माहौल होता है। तभी कृपा शंकर आता है, घर पहुंचता है ड्यूटी करके, और देखता है कि सास बहू को बहुत खुश हैं। तब तक बेटे भी स्कूल से आ गए होते हैं उनके, उनको भी सारी चीजें बता दिए होते हैं लोग, वो भी इनके खुशी में शामिल होते हैं। और सबसे लास्ट में जब कृपा शंकर अपनी ड्यूटी से आते हैं तो देखते हैं कि ये लोग तो काफी खुश हैं, इस परिवार में आज ऐसा खुशी का माहौल इससे पहले तो हमने देखा ही नहीं। सारे लोग हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो कृपा शंकर पूछते हैं कि क्या हुआ, इतनी खुशी का क्या रीजन है। तो उनको जब ये चीजें बताया जाता है तो कृपा शंकर भी कूद पड़ते हैं, अरे ऐसा भी होता है क्या, और ऐसा भी हुआ है क्या। सारी चीजें जब टीवी में चल रहे हैं, न्यूज को अभी भी टीवी पे वो चीजें चल रहा था, उसको भी दिखाया जाता है और टिकट भी दिखाया जाता है, उसका नंबर भी दिखाया जा रहा है। तो कृपा शंकर भी खुश हो जाते हैं। और टीवी पे बताया जा रहा था कि कल आप इस जगह पर इस एड्रेस पर आकर के अपना प्राइज ले सकते हैं। अगले दिन कृपा शंकर अपनी माँ को लेकर के कौशल्या देवी को उस जगह पर, उस एड्रेस पर पहुंच जाते हैं, और वहां पर सारे प्राइज जिसको देना होता है सारे लोग इकट्ठे हुए होते हैं। इनको 5 करोड़ रुपए कुछ टैक्स वगैरह काटने के बाद इनको 5 करोड़ रुपए का प्राइज दे दिया जाता है, और वो लेकर के घर आ जाते हैं। काफी घर में खुशी का माहौल होता है, बहुत खुश होते हैं वो लोग। उसके बाद दूसरे दिन फिर जब ये सब्जी के लिए जा रही होती हैं, तो वहां पर इन कौशल्या देवी तो उनके गांव का लड़का मिल जाता है। उनसे पूछता है, माँ जी आप कहाँ रह रहे हैं। तो बोलती हैं कि ये बगल में जो कोठी है ये मेरा कोठी है। वो लड़का वहां पर जा करके देखता है तो कौशल्या देवी, कौशल्या सदन लिखा हुआ उनकी कोठी थी। उन्होंने अब अपना इतने पैसे आने के बाद उन्होंने एक बना बनाया बहुत बड़ा कोठी खरीद लिया था, और उस कोठी में अपने बेटे के साथ और उसके अपनी बहू के साथ रहने लगे। अब अपने बेटे की नौकरी भी छुड़वा देते हैं, जो रेलवे में सफाई कर्मी का नौकरी करता था, वो नौकरी छुड़वा करके उसे एक बहुत अच्छा बिजनेस करवा देती है। उधर इनका बेटा जो था, जो इन्हें छोड़ करके गया होता है, वो वहां पर
किसी क्राइम के केस में उसको 14 साल का जेल हो गया होता है, किसी लूट किसी मर्डर के केस में और किसी 2 नंबर के काम में उसका 14 साल का जेल हो गया होता है। और एक दिन जब इनको पता चलता है कि उनके बेटे को जेल हो गया है, तो ये कृपाशंकर को लेकर के वहां पर पहुंचती हैं। और जब जेल में जाती हैं तो जेल में इनका बेटा खड़ा खड़ा रोने लगता है कि माँ मुझे बचा लो, मुझे जेल हो गया है, मुझे बचा लो। तभी जो कौशल्या देवी होती हैं वो उसको काफी भला बुरा कहती हैं कि तुझे यही होना चाहिए था, तेरा जगह यही है, तूने जो कर्म किया है, तूने जो अपने माँ बाप के साथ जो तूने काम किया है, उसके लिए तेरा आज नहीं तो कल तुझे जेल ही होना था। कोई भी बच्चा, कोई भी संतान अगर अपने माँ बाप को इस तरह से दरिंदगी उनके साथ करेगा, उनको इस तरह से तकलीफ देगा और ऐसे परेशान करेगा, तो उसका फल तो उसको भगवान किसी न किसी तरीके से देंगे ही, और वही फल तुम्हें मिल रहा है, तुम इस फल को भोगो। इतना कहने के बाद वो अपने कृपा शंकर के साथ घर आ जाती हैं। घर आ जाती हैं और घर आने के बाद उस महलनुमा कोठी में काफी अच्छे से रह रहे होते हैं। कृपा शंकर भी एक बहुत अच्छा बिजनेस शुरू कर दिया था, वो भी अब आलीशान घर पे गाड़ी बंगला कार वगैरह सब कुछ हो जाता है और काफी हंसी खुशी से इनका परिवार चलने लगता है। दोस्तों, ये एक ईमानदारी की कहानी और एक जो संतान, एक बेटा जिसको पैदा किया था उस माँ ने, उसके बेईमानी की कहानी थी। ये जरूरी नहीं है कि जिस बेटे को पैदा किया गया है, जिसको अपनी कोख से पैदा किया गया है, वही आपको हमेशा मदद करेगा, वही आपकी सेवा करेगा। कभी कभी बाहरी लोग भी, जिसको हम नहीं जानते हैं, जिसको हम नहीं पहचानते हैं, वो भी हमारे काम आ जाते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।